हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का जो मॉड्यूल डी है, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस, जहाँ से एग्जाम में जो आपका सीआईबी का एबीएफएम का पेपर आया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल डी। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज़ में से एक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाइब्रिड फाइनेंस है, स्टार्टअप फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं और ये सभी चैप्टर्स एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये प्रिपेयर करने हैं। उसमें से आज हम जो यूनिट 19 है, मॉड्यूल डी का फर्स्ट चैप्टर यूनिट 19 हाइब्रिड फाइनेंस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि ये जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं, आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि इट शुड नॉट बी ओनली वन साइडेड। ठीक है, हम सिर्फ वीडियोस डिलीवर कर रहे हैं और हमें नहीं पता चल रहा है कि बच्चे लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, कुछ डाउट है, कुछ उनको हमें हमारी तरफ से इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी ज़रूर आप बता दीजिएगा, और कुछ डाउट रहेगा तो भी पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके सभी ऐसे दोस्त जो कि ये एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, बैंकर्स दोस्त, ठीक है, उन्हीं के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाकी सबके साथ शेयर करके अगर वो एग्ज़ाम देने नहीं वाले हैं तो नो यूज़ ऑफ इट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, हाइब्रिड फाइनेंस के अंदर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली हाइब्रिड फाइनेंस नाम से ही पता चलता है कि हाइब्रिड फाइनेंस होता क्या है। हाइब्रिड फाइनेंस मतलब मिक्स, इट इज़ नॉट वन, इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फीचर्स ऑफ वारंट्स क्या होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, फिर उनके बीच में डिफरेंस वारंट और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का, वैल्यूएशन ऑफ वारंट्स क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। एफसीसी भी देखेंगे, मेज़ानिन फाइनेंसिंग देखेंगे, इनोवेटिव हाइब्रिड्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये यही सब टॉपिक्स आपको दिए हैं, इसका आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि समझते हैं पहले कि हाइब्रिड फाइनेंसिंग होता क्या है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विच आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो आपको एक ही लाइन में उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि हाइब्रिड फाइनेंस क्या है। इक्विटी और डेट के जो शेयर्स है ना, जो इक्विटी और डेट में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो, कंपनी को, बिजनेस को चालू रखने के लिए कंपनी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग फाइनेंस के वेज ढूंढती है, ताकि सिर्फ उसको बैंक से लोन निकाल के ही ना अपना बिजनेस आगे चलाना पड़े। फंडिंग के लिए अलग अलग वो कैपिटल फंडिंग लेती है। ठीक है, जैसे कि उसे लोन का जो टाइम है वो कम, मतलब लोन कम लेना पड़े उसको बेसिकली। तो इसीलिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो पैसे, ठीक है, जैसे कि वो अपने स्टॉक्स इशू करते हैं, अपने शेयर्स इशू करती है कंपनी। तो ये सभी चीज़ों में, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट में आप डेट में पैसे डालते हो, डेट सिक्योरिटीज़ में, तो ये सभी का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है हाइब्रिड सिक्योरिटी, मतलब मिक्स। दे अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी to postpone payment of debt service compared to traditional forms of debt, and they can be beneficial to all parties involved, including investors, shareholders and insurers. तो जो डेट सर्विसेज रहती है, जैसे कि ट्रेडिशनली आप अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डेट में पैसे इन्वेस्ट करते आ रहे हो, तो उसे एक तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी मिलने के लिए, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर्स हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे इश्योर्स हो, ठीक है, उनको एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये हाइब्रिड सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड वे में ही आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग चीज़ों को फ्लेक्सिबल वे में यूज़ करने को मिलता है। फॉर मेनी ईयर्स इंडियन कंपनीज हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिड सिक्योरिटीज मार्केट्स बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शनली और कंपल्सरीली कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स अमंग अदर टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो कई सालों से जो इंडियन कंपनीज़ है ना, वो हाइब्रिड सिक्योरिटी मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो हाइब्रिड सिक्योरिटी मार्केट में कौन से टाइप्स आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। ठीक है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। उसके बाद में वो कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, कंपलसरी हो या ऑप्शनल कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, वो
इशू करती है, फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करती है कंपनी। ये अलग अलग टाइप्स है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के, और भी टाइप्स है, हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक आपको जस्ट आइडिया दिया है कि कैसे कैसे कंपनी अपने लिए हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ ओपन करती है, ठीक है, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ से पैसे अर्न करती है। द इशुएंस ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी विच गिव कंपनी द एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज प्रपोर्शन ऑफ डेट to equity in their overall capital structure has become preferred method for companies, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में वो डेट से और इक्विटी से पैसे, जो कैपिटल है बिजनेस के लिए, कंपनी को अपना बिजनेस चालू रखने के लिए जो कैपिटल लग रहा है वो एक प्रॉपर प्रपोर्शन में वो मार्केट से लेके, आप लोगों से लेके बिजनेस चालू रख सकती है। ये किस चीज़ में आता है? हाइब्रिड सिक्योरिटी के अंदर। मैच्योरिटी टर्म्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ कैन वेरी, सेवरल कॉल ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज एंड देर इज सम लीवे। तो ज़रूरी नहीं है लीवे टू इंक्रीज द कूपन रेट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ फिक्स ही होना चाहिए। अगर सिक्योरिटीज़ इशू करती है और लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर टाइम रहता है, मैच्योरिटी पीरियड रहती है, आप कॉल ऑप्शंस यूज़ करके वो पैसे ले सकते हो, ठीक है। और कूपन रेट अलग अलग हो सकते हैं। कूपन रेट मतलब जो भी रेट आप कस्टमर्स अगर पैसे इन्वेस्ट करें तो उनको जो रिटर्न रेट आप पहले से प्रॉमिस करके इतना रेट में आपको रिटर्न दूंगा, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कौन डिसाइड कर सकते हैं? जो भी कंपनी है जो कि ये सिक्योरिटीज़ ले रही है मार्केट से। द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी is a type of capital that represent the investment by promoters and investors who will always have residual claim on the cash flows and assets of company and shall have managerial control and authority over the company, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है कंपनी का जिसमें प्रमोटर्स और जो इन्वेस्टर्स है ना वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के डायरेक्ट असेट्स में, और उनको एक तरीके का मैनेजमेंट पे कंट्रोल मिलता है, एक अथॉरिटी मिलती है, क्योंकि वो इक्विटी शेयर कैपिटल में अपना एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डेट इज़ ऑफन नॉट रिलेटेड विद मैनेजरियल कंट्रोल बट डज रिफ्लेक्ट द फिक्स क्लेम ऑन कैश फ्लो एंड असेट्स ऑफ अ कंपनी। तो जो डेट में आप पैसे डालोगे ना, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट सिक्योरिटी है, उसमें मैनेजरियल कंट्रोल नहीं मिलता, लेकिन एक तरीके का फिक्स क्लेम रहता है, ठीक है। एक फिक्स कैश फ्लो आपका रहेगा। तो जो रिस्क फैक्टर है ना कि अगर मार्केट में वैल्यू बहुत कम हुई तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर्स है वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, डायरेक्टली उनकी वैल्यू कम होगी। लेकिन जो डेट में अगर आपने पैसे डाले हैं कंपनी के डेट सिक्योरिटी में तो वो आपका फिक्स कैश फ्लो रहेगा, ज़्यादा पैसा कम नहीं होगा। तो एक तरीके का आपका असेट बना हुआ रहता है डेट सिक्योरिटी में, ठीक है। रिस्क कम है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आपका फिक्स क्लेम रहता है। और इक्विटी में क्या होता है कि आप डायरेक्टली कंपनी में एक आपका इतने % हिस्सा ले रहे हो वहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद के। तो इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली मैनेजरियल कंट्रोल, अथॉरिटी कंट्रोल मिल रहा है, और अगर शेयर्स ऊपर जाते हैं, वैल्यू बढ़ती है मार्केट में कंपनी की, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर शेयर्स नीचे आते हैं तो डायरेक्टली आपका शेयर्स में लॉस भी हो सकता है। टू एक्सट्रीम्स ऑफ फाइनेंस स्पेक्ट्रम आर नोन एज डेट एंड इक्विटी रिस्पेक्टिवली। तो यही दो अलग अलग एक्सट्रीम ऐसे फाइनेंस के स्पेक्ट्रम्स हैं जिनको डेट और इक्विटी बोलते हैं, और इनको ही कंबाइन में जब आप इशू करते हो तो उसको कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। मतलब जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए ये इक्विटी और डेट के इंस्ट्रूमेंट्स को एक तरीके के कॉम्बिनेशन में जब इशू करती है ना स्टूडेंट्स, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। आई होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इन द मिडल ऑफ हाइब्रिड फाइनेंस विच कैन बी थॉट ऑफ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट इन देयर मेकअप, ठीक है। तो ये बेसिकली बीच वाला है हाइब्रिड फाइनेंस इन दोनों का। प्रेफरेंस कैपिटल, वारंट्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, इंसेंटिव हाइब्रिड्स आर सम ऑफ द की फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिड फाइनेंसिंग। अभी हमने ऊपर भी कुछ टाइप्स देखे कि हाइब्रिड फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, यहाँ पे भी दिया है। हाइब्रिड फाइनेंसिंग में प्रेफरेंस कैपिटल आता है, वारंट्स आते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आते हैं, इन्वेंटिव हाइब्रिड्स आते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स दिमाग में कि ये सब क्या है, ठीक है।
जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है उनको डेफिनेटली पता डाउट आ रहा रहेगा कि ये सब का मतलब क्या है। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आगे आने वाले चैप्टर में हम यही सब चीज़ें एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो इसीलिए मैं अभी इनका एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अभी अब सिर्फ इतना देखो कि हाइब्रिड फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल भी आता है, वारंट्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, इन्वेंटिव हाइब्रिड्स एक्सेट्रा। इन मोस्ट केसेस प्रेफरेंस कैपिटल विल कम विद अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड which will be paid out and at the director's discretion whenever firm has surplus funds available for the distribution। ठीक है, तो जब आप प्रेफरेंस कैपिटल में पैसे डाल रहे हो ना, प्रेफरेंस कैपिटल में क्या होता है कि जब आप एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड पे पैसे प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स पैसे प्रेफरेंस कैपिटल में डाल रहे हैं ना, उनको आप पहले से ही कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिविडेंड प्रॉमिस कर रहे हो एट द डायरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर के परमिशन के लेके ही, ठीक है, कि इतना जैसे कि 5% 10% आपको रिटर्न मिलेगा डिविडेंड पे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए जब फर्म का सरप्लस होगा, फर्म का प्रॉफिट होगा बिजनेस का, तो ये आपको इमीडिएटली प्रेफरेंस कैपिटल पे जो भी आपको प्रॉमिस किया है रेट ऑफ रिटर्न वो दिया जाएगा। The owner of warrants has the ability for a limited time and at a predetermined cost to purchase an agreed upon number of equity shares in a company at predetermined price। ठीक है, तो जो वारंट जिन्होंने लिया है ना, जिन ओनर्स ने, उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट पे वो उनको परचेस करने रहते हैं कुछ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, और उस बाद में उसको वो बेच के अपने पैसे वापस लेने होते हैं। ठीक है, एक लिमिट रहता है। और डिबेंचर that can be converted into equity shares can or whole or in a part is referred to as a convertible debenture। तो एक ऐसा डिबेंचर जो कि अपने खुद के फॉर्म से इक्विटी शेयर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा डिबेंचर जिसे आप टोटली या इन पार्ट में इक्विटी शेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। मतलब जिस वो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में। इट इज़ पॉसिबल दैट कन्वर्जन वोंट बी रिक्वायर्ड एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कन्वर्जन की ज़रूरत ना पड़े। अ कन्वर्टिबल बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी इज अ सब टाइप ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कॉल्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड FCCB। ठीक है, तो देखिए, ऐसा कन्वर्टिबल बॉन्ड जो कि फॉरेन करेंसी में हो और आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे कहेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये जो भी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय दिस, जैसे कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज़ मीन बाय वारंट। ठीक है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है। तो आपको ये सब जो बेसिक उसका इंट्रोडक्शन जो है ना, मतलब कॉन्सेप्ट कि ये होता क्या है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड ऐसे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है, ऐसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है जो फॉरेन करेंसी में है। ठीक है, दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन डिफरेंट करेंसी। तो ये इंडिया के बाहर बेसिकली इशू करते हैं और अलग अलग करेंसी में होते हैं। US डॉलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन करेंसीज यूज्ड इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक है, तो US डॉलर एक तरीके की ऐसी कन्वर्टिबल जो मोस्ट कॉमन फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड किस में होता है, US डॉलर में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी सभी जो कंट्रीज़ है एक दूसरे से जो भी लेन देन का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो 99% वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब में डॉलर में ही होता है। तो बॉन्ड्स में भी US डॉलर इज़ द हाईएस्ट करेंसी यूज्ड। Although quite popular some time back and remaining as one of the most crucial vehicles for the purpose of corporate India's capital raising efforts and of late proportion of foreign currency convertible bond to external commercial borrowing and rupee denominated bonds has been quite low as the evident from the table। तो अगर आप काफ़ी पहले से अभी तक का जो डेटा है ना वो देखोगे ना, तो जो FCCB है, ठीक है, उसका कंपैरिजन ECB और RDB मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड्स बोरोइंग्स और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स से काफ़ी कम है। ठीक है, ये आपको एक आगे एक टेबल दिया है, उससे आपको पता चलेगा। देखिए, मतलब उन्होंने बेसिकली मार्केट का एनालिसिस करके आपको दिया है कि डेटा ऑन ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, RCB FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड RDB रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 2021 टू सितंबर 2022। ये 1 ईयर का ऑलमोस्ट 1.5 साल का उन्होंने पीरियड का डेटा दिया है कि कितने बॉन्ड्स इशू किए गए मार्केट में। ठीक है, जो वर्ल्ड में
तो अगर आप देखोगे एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड्स के केसेस 1516 है, काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। एफसीसीबी के सिर्फ 3 है और आरडीबी के 33 है। तो अगर आप एफसीसीबी के देखोगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड का, तो बहुत ही कम शेयर है केसेस में। अमाउंट देखो कितना कम है, इसका 63,484.70 मिलियन डॉलर है, तो इसका 425 मिलियन डॉलर है, इसका 2920.64 मिलियन डॉलर। इतना मतलब इतना कम है। तो परसेंटेज शेयर में अगर आप देखोगे ना तो 0.63% ही है सिर्फ एफसीसीबी का, एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो कि 95% है। ठीक है, ओके, ये आरबीआई की वेबसाइट से उन्होंने एक ऑथोराइज डेटा दिया है। A hybrid security is considered to be innovative if reward of security is connected to some general economic variables such as interest rate, exchange rate और commodity index। देखिए जो हाइब्रिड सिक्योरिटी है ना, उसमें लोग पैसे कब इन्वेस्ट करेंगे, उनको कब ये अट्रैक्टिव लगेगा, इनोवेटिव लगेगा कि ताकि मैक्सिमम लोग अपना पैसा हाइब्रिड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, जब उनको कुछ इनोवेटिव अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले ना, कुछ इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले। नहीं तो वो क्यों आएंगे ना, अगर उनको आप अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हो, ठीक है, एक्सचेंज रेट में उनको रिटर्न ज़्यादा देते हो, कमोडिटी इंडेक्स में रिटर्न जाता है, तो वो केस में वो थोड़ा ज़्यादा इनोवेटिव हो जाता है, तभी तो पैसे उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली हाइब्रिड सिक्योरिटी का। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे मैंने रेड मार्क से ब्रैकेट किया है, अंडरलाइन किया है, वहाँ से तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा डेफिनेशन के फॉर्म में, कॉन्सेप्चुअल के टाइप में। ठीक है, सो आगे देखते हैं अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। ठीक है, देखिए तो एक बार तो हमारे दिमाग में कन्फर्म हुई कि हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है। इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी के जो भी शेयर्स है, डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो एडवांटेजेस देखते हैं। हायर यील्ड, अ हाइब्रिड सिक्योरिटी जनरली ऑफर हायर रेट ऑफ रिटर्न दैन डेट। ठीक है, तो देखो डेट में मैंने आपको पहले ही बोला ना, डेट में जब आप पैसे डाल रहे हो तो आपके रिटर्न्स तो फिक्स है। ठीक है, आपके जो अमाउंट है ना फिक्स, उसको ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि आप रिस्क वहाँ पे फैक्टर नहीं ले रहे हो ना। ठीक है, तो इसीलिए उसके कंपेरिजन में हाई रिटर्न मिलता है आपको हाइब्रिड में, क्योंकि उसमें दोनों टाइप के रहता है ना, इक्विटी भी है और डेट भी है। फिर नेक्स्ट है लेस वोलाटाइल मार्केट प्राइस। हाइब्रिड सिक्योरिटी शो लेस वोलाटिलिटी इन मार्केट प्राइस एज देयर इज अ रेगुलर प्रीडिटरमाइंड रिटर्न। देखो जैसे कि हाइब्रिड फाइनेंस में, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ में इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है, तो डेट में आपको क्या है, प्रीडिटरमाइंड रिटर्न, तो पहले से ही बोला है, रेगुलर है, लेकिन इक्विटी का थोड़ा सा रिस्क भी है। तो आप एक तरीके का कंपनी का ओनर का, एक कंपनी का आप कुछ पार्ट उसमें ओन कर रहे हो, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर आप ले रहे हो, एक कंट्रोल भी ले लो, लेकिन आपका कुछ अमाउंट फिक्स भी रख रहे हो ना एज अ डेट सिक्योरिटी। तो आपको जो बेसिकली मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस है ना, उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा ही नहीं, मार्केट प्राइस का आपके हाइब्रिड सिक्योरिटी के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको प्रीडिटरमाइंड रिटर्न पहले से ही बोल रहा है, रेगुलर आपको देने वाला है। तीसरा एडवांटेज है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। Hybrid securities can diversify overall risk for the issuer as these do not have any strict definition of either equitable securities or debt security। तो देखो यहाँ पे कुछ सिंगल नहीं है ना, इक्विटेबल सिक्योरिटी है क्या, नहीं, कि वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इक्विटी शेयर्स में पैसे डालते हो तो वो मार्केट से डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर मार्केट हाई जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट लो जाता है तो आपका डायरेक्टली प्रॉफिट का ये कम होगा शेयर का वैल्यू। और अगर आप डेट में डालते हो तो ज़्यादा वोलेटाइल होगा ही नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा, फिक्स आपको अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज़्यादा है, डेट में बिल्कुल रिस्क नहीं है, लेकिन मतलब रिस्क कम है, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो ना तो रिस्क बेसिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब रिस्क डाइवर्ट हो जाता है, कुछ फिक्स चीज़ों पर रिस्क स्ट्रिक्टली रिस्क नहीं होता, तो ये भी एक तरीके का एडवांटेज है। अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। असेसमेंट इज डिफिकल्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटी इज नॉट एज सिंपल एज ऑन इक्विटी और बॉन्ड सिक्योरिटीज एंड देयरफॉर इन्वेस्टिंग थ्रू दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो बेसिकली आप जो ये कॉम्बिनेशन में जो हाइब्रिड सिक्योरिटी है उसमें एक अलग ही तरीके का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, तो एग्जैक्टली रिटर्न कैसे दिया जाए, ठीक है, ये कैलकुलेशन करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये है डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो। अभी देखते हैं आगे क्या क्या टाइप्स होते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ की। स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ऑड वन आउट के फॉर्म में पूछा जाएंगे
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। और आपको ये ऑप्शन देखो 5 तो है, कुछ 4 अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, 5वां कुछ डिफरेंट रहेगा, आपको वो ऑप्शन टिक करना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में इस टाइम आए थे तो आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़, while there are many types of hybrid securities, most common securities are preference share। पहला हाइब्रिड सिक्योरिटी का टाइप है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है वारंट्स, तीसरा है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बॉन्ड, चौथा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड और पांचवा है मेज़ानिन फाइनेंसिंग। ये मोस्ट कॉमन हाइब्रिड सिक्योरिटी के टाइप्स है स्टूडेंट्स। तो अभी तो हमने देखा था ना प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ठीक है, वारंट्स क्या होते हैं, इसका हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक गाइडलाइन देखा। तो अभी हम आगे चैप्टर में डिटेल में भी हर एक टाइप पूरा का पूरा डिटेल में विथ उसके फीचर्स, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने थे एग्जाम में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से आपको कंफर्म कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहला पार्ट टॉपिक देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ हाई प्रायोरिटी क्लेम ऑन बोथ कंपनीज इनकम एंड असेट्स दैन द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव। A dividend is guaranteed to the preference shareholders and this dividend must be paid out before any dividends are distributed to the regular shareholders। ठीक है, तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है स्टूडेंट जिसमें जो क्लेम की प्रायोरिटी है ना वो हायर रहती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, चाहे कंपनी के इनकम के केस में हो चाहे असेट्स के केस में हो, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहला प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इसीलिए तो उसका नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है ना। और इसमें डिविडेंड की गारंटी होती है, मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होगी अगर फॉर्म, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपलसरी उनका जो भी कैपिटल है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कंपलसरीली मिलेगा, वो गारंटी मिलेगा, ठीक है। कोई भी अदर शेयर होल्डर्स को पैसा देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा देना होगा, ठीक है। एंड देयर मे बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देयर आर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। द रिपरकशंस ऑफ फेलिंग टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट नियरली एज सीवियर एज दोज ऑफ फेलिंग टू पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स देखो, तो मतलब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपने नहीं भी डिविडेंड पे किया प्रेफरेंस शेयर्स का तो उसके जो इफेक्ट्स है रिपरकशंस है वो इतने ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर शेयर कैपिटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द इंटरेस्ट ऑन द रेगुलर डेट ऑब्लिगेशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू क्रेडिटर्स डू नॉट हैव लीगल क्लेम टू रिसीव द डिविडेंड विच मीन्स दैट दे आर अनेबल टू पुश द कंपनी इनटू बैंक्रप्सी इफ दे आर नॉट पेड। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर उनको डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो उनको लीगल क्लेम देने का राइट नहीं है, ठीक है। वो कंपनी को बैंक्रप्सी के केस में नहीं डाल सकते कि उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, ठीक है। हाउएवर इन द इवेंट दैट कंपनी इज पुट इनटू लिक्विडेशन विच इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ ऑल ऑफ इट्स असेट्स एंड द यूज ऑफ proceeds to settle off all its debts and pay off to its owners, preference shareholders will receive everything that is rightfully theirs before the equity shareholder receive anything। लेकिन जब कंपनी लिक्विडेट होगी, मतलब कंपनी बेसिकली बंद होने के टाइम पे है और उसका लिक्विडेट करना है, सब कुछ बेच के अलग अलग शेयर होल्डर्स को उनका पैसा देना है, तो वो केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको जितना भी उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है, प्रॉमिस्ड अमाउंट है, वो उनको पूरा का पूरा मिलेगा, वो उनका राइट हो जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस प्रायर क्लेम gives preference shareholders an edge in the restructuring of companies that are either struggling financially or have filed for bankruptcy, despite the fact that few enterprises have actually end up being liquidated। तो लेकिन ये एक तरीके का एज देता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक तरीके का ना एडवांटेज देता है इन दैट सम रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर दिए फाइनेंस को खड़ा करने के लिए, ठीक है, फाइनेंस के लिए अपना बिजनेस चालू रखने के लिए, या जो भी बैंक्रप्सी के लाइन पे है, जो कि बैंकरप्ट होने वाली है, तो उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक बहुत अच्छा उनके पास ऑप्शन है, पैसे क्या बोल सकते हो आप, मतलब पैसे खड़े करने के लिए एक तरीके का अच्छा शेयर होल्डिंग कैपिटल वाला ऑप्शन है। The same organizations that assign ratings to corporate bond offering also assign ratings to the issuance of preference shares। तो अलग अलग रेटिंग एजेंसी प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिस पे भी रेटिंग देती है। इन इंडिया
वी हैव सेवरल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल, ICRA, केयर एंड फिच विच आर नेशनली रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो अलग अलग इंडिया में भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, क्रिसिल है, ICRA है, केयर है, फिच है, जो कि जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं ना कंपनी, उसके बेसिस पे भी उनको रेटिंग देती है। It is possible for there to be multiple classes of equity shares just as possible for there to be multiple classes of preference shares, each having its own dividend rate and set of rights। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स रहते हैं ना, वैसे भी प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग क्लासेस रहते हैं, अलग अलग टाइप्स रहते हैं। हर एक क्लास का अपना अलग अलग यूनिक डिविडेंड रेट रहता है, यूनिक आपको रिटर्न रेट मिलेगा। ठीक है, सेट ऑफ राइट्स अलग अलग रहते हैं अलग अलग क्लासेस के प्रेफरेंस शेयर्स के। When it comes to dividends and liquidation, owners of junior classes of preference shares have to wait in line behind owners of senior classes of preference shares। तो जब लिक्विडेशन करने का टाइम आएगा ना, तो देखो प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के केस में भी अलग अलग क्लासेस रहते हैं। तो जब लिक्विडेट करने के बाद में डिविडेंड रिसीव करने का अपना जो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट है अमाउंट, वो रिसीव करने की बारी आएगी, तो सीनियर क्लास वाले प्रेफरेंस शेयर को पहला चांस मिलेगा, पहला प्रेफरेंस मिलेगा, फिर जूनियर क्लास वाले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलेगा। Despite this, all preference shareholders have priority over equity shareholders in terms of voting rights। तो वोटिंग राइट्स के केस में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रायोरिटी किसे मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अदर हैंड कैन बी इशूड आइदर विद और विदाउट मैच्योरिटी डेट, इन कॉन्ट्रास्ट टू इक्विटी शेयर्स विच इज़ नेवर इशूड विद वन। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स की मैच्योरिटी डेट भी अलग अलग हो सकता है उसमें मैच्योरिटी डेट ना भी दी जाए। ठीक है, जो कि इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता, विथ नेवर इशूड विद द वन टर्म। अलग अलग टर्म्स में आप इशू कर सकते हो। द टर्म परपेचुअल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिफर्स टू द प्रेफरेंस शेयर्स दैट डू नॉट हैव मैच्योरिटी डेट। तो ऐसे टर्म, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पे आपको कोई भी मैच्योरिटी डेट स्पेसिफाई नहीं की गई है, उनको आप कह सकते हो परपेचुअल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मीन बाय परपेचुअल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनमें आपको मैच्योरिटी डेट स्पेसिफाई नहीं की गई है। ठीक है, और जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स पे हमेशा, चाहे वोटिंग राइट्स हो, चाहे लिक्विडेशन के टाइम पे अपने पैसे रिटर्न मिलने का टाइम हो, सभी केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट्स व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेलिएंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स दैट part of issued share capital of a company which carries or would carry a preferential right with respect to। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है। पहला है पेमेंट ऑफ टैक्सेबल और टैक्स फ्री डिविडेंड एज अ फिक्स अमाउंट और एट अ फिक्स रेट। तो आप ऐसे अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हो जिनमें आपका जो डिविडेंड है, चाहे वो टैक्सेबल हो या चाहे वो टैक्स फ्री हो, लेकिन आपको एक फ़िक्स अमाउंट, फिक्स रेट पे वो वापस मिलेगा। दूसरा टाइप है रीपेमेंट ऑफ पेड अप और डीम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल विथ और विदाउट एनी फिक्स प्रीमियम और प्रीमियम ऑन अ फिक्स स्केल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो जो भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसे मेंशन किया है, तो जब कंपनी का बेसिकली वाइंडिंग अप होगा, तो जो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रीपेमेंट का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे चाहे वो फिक्स प्रीमियम पे हो या चाहे प्रीमियम एट आपको कुछ वेरिएबल स्केल पे आपको प्रॉमिस किया हो, उस स्केल के आपको वापस वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल शैल बी डीम टू बी प्रेफरेंस कैपिटल notwithstanding that it is entitled to either or both of the following rights, namely right to participate in dividends over and above preferential right to dividend with capital not entitled to any preferential right। ठीक है, तो ऐसा कैपिटल जो कि प्रेफरेंशियल कैपिटल में डीम्ड रहेगा, इन विच केस कि जब आप डिविडेंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, प्रेफरेंशियल आपका राइट रहेगा कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी आपको वो डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेट फुल्ली
or to limited extent in surplus left on winding up of all payments are made with capital not entitled to that of preferential right। मतलब चाहे आप सरप्लस में फुल्ली पार्टिसिपेट करो या चाहे लिमिटेड एक्सटेंट में पार्टिसिपेट करो, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो पेमेंट की बारी आएगी तो सरप्लस के जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, आपका राइट है जितना भी प्रेफरेंशियल कैपिटल का, वो आपको मिलेगा। ठीक है। In terms of provisions of section 47, where dividend in respect of class of preference share has not been paid for years of 2 or more, such class of preference shareholders shall have the right to vote on all resolutions placed before company। Mark this as very very important। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था, और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अगर 2 साल तक, ठीक है, उनको डिविडेंड 2 या उस साल या उससे ज़्यादा के पीरियड तक अगर आपको डिविडेंड नहीं पे किया है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है। जब भी कंपनी का कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है तो वो केस में उनको वोटिंग राइट मिलता है, तब तक उनको वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन अगर 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए उनको डिविडेंड नहीं पे किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 47 आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। किसे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। Section 55 relating to issue and redemption of preference shares by company limited by shares further states that issue of irredeemable shares is prohibited and puts outer limit for not period exceeding 20 years। तो जो irredeemable shares रहते हैं, देखो redeemable shares मतलब क्या, redeemable preference shares मतलब जहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर लिमिट दिया रहेगा, टाइम लिमिट, कि इतने सालों बाद आप ये रिडीम करोगे, आप ये डिसइन्वेस्ट करोगे और ये वापस लोगे आपके प्रेफरेंस कैपिटल। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे इरिडीमेबल शेयर्स है, मतलब कुछ भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है, वो केस में आप 20 साल से ज़्यादा तक वो इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं रख सकते। ठीक है। उसका लिमिट क्या है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट नहीं दिया है तो मैक्सिमम 20 ईयर्स। लेकिन बट परमिट्स द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स subject to redemption of such percentage of shares as may be prescribed on the annual basis at the option of such preferential shareholders। मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केसेस में प्रेफरेंशियल शेयर ले रहे हो, प्रेफरेंस शेयर ले रहे हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं रहते, तो वो केसेस में जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका टाइम लिमिट 20 साल के ऊपर आपको एक्सीड किया जा सकता है। 20 साल के ऊपर लेना परमिसिबल है। स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल फॉर सच रिडेम्पशन। तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि फुलफिल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आप वो शेयर्स ये कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक तो सेक्शन 47 जहाँ पे अगर 2 साल तक आपको डिविडेंड नहीं दिया तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बाय डिफ़ॉल्ट राइट होता है कंपनी के सभी रिजोल्यूशंस में। और सेक्शन 55 क्या बोलता है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका मैक्सिमम टाइम लिमिट 20 साल तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 20 साल के ऊपर तक आप प्रेफरेंशियल शेयर रख सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आसान है स्टूडेंट, सिर्फ हम मेन जो भी आपको यहाँ पे बोल्ड में दिया है वो और उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, बस उतना मेन पॉइंट्स देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको फिर से सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। पहला टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज द वन दैट होल्ड्स राइट टू डिफाइन सम ऑफ डिविडेंड और डिविडेंड एट अ प्रीडिटरमाइंड रेट। दीज शेयर्स आर मोर वैल्यूएबल दैन रेगुलर प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक ये ऐसे टाइप के शेयर्स रहते हैं जहाँ पे आपको जो डिविडेंड मिलेगा ना मैच्योरिटी पे, तो उसका रिटर्न जो रेट है वो प्रीडिटरमाइंड है। आपको पहले से ही बोला है कि इतने % पे आप रेट पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, आपका डिविडेंड मिलेगा। द नेम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स comes from the fact that dividend on these shares will continue to accumulate unless they are completely paid out। ठीक है, तो जब तक आपको पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं दिया जाता तब तक आपको ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है, मतलब जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, वो एक साथ इकट्ठा होता जाएगा जब तक पूरा का पूरा आपको डिविडेंड पे नहीं करते। टिल द पेमेंट इज़ डन अनपेड डिविडेंड्स आर
रिकॉर्डेड एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो देखिए, जब तक आपका पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं देते ना, तब तक जो भी आपको प्री डिटरमाइन रेट पे रिटर्न पे जो भी इंटरेस्ट रेट आपको रिटर्न में मिलेगा, तो उस पर आपको क्या बोला जाएगा कि वो आपका इकट्ठा होता जाएगा, और तो वो जो इकट्ठा हुआ रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड रेट है आपके डिविडेंड का, वो कंपनी के बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी देखेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को वो आपको पैसा वापस देना है जब तक आपका पूरा डिविडेंड वो आपको वापस नहीं देती, प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का। As mentioned above, in the event that dividend is delayed for a period of at least 2 years, the holder of such shares will granted right to participate in voting। जैसे हमने अभी जस्ट देखा था, ये केसेस में भी अगर 2 साल तक उनको डिविडेंड नहीं देते हैं तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के सभी रिजोल्यूशंस में वोटिंग राइट मिल जाता है। सेकेंड टाइप है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पहला था क्यूमुलेटिव, मतलब प्री डिटरमाइंड रेट पे आपको उसका रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और जब तक आप पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं लेते तब तक वो इकट्ठा होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव इसका ऑपोजिट है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ग्रांट्स होल्डर द राइट टू रिसीव डिविडेंड पेमेंट दैट इज प्री डिटरमाइंड इन एडवांस, but if for some reason dividend is not declared throughout the course of a year, the right to receive dividend for that year will be forfeited, and as a consequence of this, owner of such share will never eligible to receive dividend arrears in the future। मतलब क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव मतलब वो ऐड नहीं होता जाएगा, ठीक है, वो पिछले वाले में ऐड नहीं होता जाएगा। अगर उस साल में आपने डिविडेंड आपका नहीं लिया तो अगले साल में आपको नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा, फोरफिटेड हो जाएगा, और फिर आपको वो अरियर्स के फॉर्म में फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। तो जिस साल आपको जितना डिविडेंड बोला है रेट ऑफ रिटर्न, आप उसी टाइम में वो ले लो, नहीं तो वो बाद में नहीं मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ये होता है, ठीक है। तीसरा फॉर्म है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इन एडिशन टू द राइट टू द फिक्स्ड डिविडेंड, these shares give holders the right to participate in any surplus profits that remain after equity shareholders have been paid dividend at a predetermined rate। This right is granted regardless of whether or not fixed dividend is paid out। ठीक है, तो आपको एक राइट मिलता है फिक्स डिविडेंड के लिए पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, ताकि आप सरप्लस प्रॉफिट में से भी जो भी आपका हिस्सा है वो आप ले सकते हो, लेकिन वो केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनको पैसे मिलने के बाद आपको वो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, एट प्री डिटरमाइंड रेट, ओके। और ये राइट रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट फिक्स डिविडेंड इज पेड आउट, तो आपका फिक्स डिविडेंड दिया है या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप एक्स्ट्रा जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में एक्स्ट्रा सरप्लस के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आफ्टर इक्विटी शेयर्स का पेमेंट के बाद आपको वो मिलेगा। एडिशनली इन द इवेंट दैट कंपनी इज वाउंड अप, द होल्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ शेयर इज एंटाइटल्ड to receive the predetermined amount of surplus as well, but only after the equity shareholder have been compensated in full। तो मतलब अगर कंपनी वाइंड अप भी होती है तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस जितना भी उनका मुनाफा होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, पेमेंट करने की बारी आती है तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट होगा, उसके बाद में ही पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये पार्टिसिपेटिंग का उल्टा रहेगा। Non-participating preference shares is a share that only receives predetermined rate of a dividend of payment each year and does not get any additional rights in profits or in surplus whether company is wound up। तो मतलब ये ऐसे तरीके के नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कि एक बार आपने पैसे इन्वेस्ट किए प्रेफरेंस शेयर्स में तो उसके बाद में आपको हर साल में उतना उतना डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कुछ भी एडिशनल राइट्स, एडिशनल प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर कंपनी का एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट होता है तो आपको उसमें से कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा, और अगर कंपनी वाइंड अप भी होती है तो भी वो एक्स्ट्रा वाला शेयर नहीं मिलेगा, जो भी फिक्स है वही मिलता रहेगा। नेक्स्ट टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। These shares are issued on a condition that company will redeem them after a specified period or even earlier in the company's option। A call option may be also be incorporated in this type of shares, giving company right to redeem at a specified time and date। तो ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसे एक बार इशू करने के बाद कंपनी बीच में उसे रिडीम भी कर सकती है, कॉल ऑप्शन को यूज़ करके वो ये शेयर्स बेच के पैसे वापस अपने ले सकती है। कुछ भी स्पेसिफाइड टाइम बाउंड और रेट उसके लिए नहीं है, कंपनी डिसाइड करेगी कब उसको वो पैसा वापस लेना है। तो अगर आपने आज पैसे सपोज 10,000 रुपीज़ आपने डाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में, और कुछ टाइम के बाद ऐसे सपोज 10 लोगों ने डाले तो टोटल 1 लाख रुपीज़ हो गए कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। तो अगर आपने वो कुछ टाइम के लिए डाले तो उससे पहले अगर कंपनी उसे कॉल ऑप्शन करके
सेल करके अपने पैसे वापस ले लेती है, शेयर ये कर देती है, तो उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर दैट डू नॉट कम विद एन अरेंजमेंट ऑफ रिगार्डलेस ऑफ रिडीम्पशन are referred to as a non-redeemable preference shares. Irredeemable preference shares can be redeemed by a company only on liquidation or shutting down of operations. However, Indian companies are not permitted to issue irredeemable preference shares, ठीक है। तो नॉन रिडीमेबल क्या होते हैं, बेसिकली जिनको कंपनी बीच में रिडीम नहीं कर सकती, ठीक है। जो भी आपको बोला है उतना ही टाइम पे वो रहेंगे। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी का लिक्विडेशन या शटिंग डाउन होता है, जब कंपनी वाउंड अप होती है उस टाइम पे ही ये आपको वापस मिलेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तब तक आपको ये वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे शेयर्स इशू करने के लिए इंडियन कंपनीज को परमिशन नहीं है। तो कौन से टाइप ऑफ शेयर्स इंडियन कंपनीज नहीं इशू कर सकते स्टूडेंट्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट टाइप है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। The holders of these shares have the right to have them in a converted into equity share। तो ऐसे शेयर जिनको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो उनको कहते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। बस इतना ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको क्या कहेंगे, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस। किस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दी कैन नॉट बी कन्वर्ट, डज नॉट हैव द राइट टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्विटी शेयर। तो जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो नॉन कन्वर्टिबल, और कन्वर्ट कर सकते तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और फिर लास्ट टाइप है एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर फिक्स डिविडेंड रेट, द डिविडेंड पे आउट्स डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेलेंट इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनमें आपको कुछ भी पहले से ही प्री डिटरमाइंड डिविडेंड रेट नहीं बोला गया कि इतने रेट ऑफ रिटर्न पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जो भी मार्केट में रेट चलता रहेगा उसके हिसाब से आपको आपका डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक बना भी था इस टाइम के एग्ज़ाम में, क्वेश्चन बना था ऑन आई थिंक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन बना था एग्ज़ाम में इस टाइम पे। तो हो सकता है दूसरे कोई टॉपिक पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यही पे एंड करते हैं। आने वाले लेक्चर में आगे कई टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हम कवर करेंगे। सो बने रहिएगा चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जो कि CIB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प हो सके एग्ज़ाम क्लियर करने में। कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट का आपको सिनेरियो लगता है तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।